मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का साफ स्वागत है। मैं आज आपको नर्सरी प्रबंधन के बारे में बताऊंगा कि नर्सरी शुरू से लेके अंत तक कैसे डाली जाती है और इसकी क्या-क्या प्रोसेस है। आप जो देख रही हैं लगभग नर्सरी इसमें डाले हुए कम से कम 10 दिन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि एक-एक दाना जो धान का है इसमें निकल के आया है। ऐसा कोई दाना नहीं है कि जो ना निकला हो, क्योंकि जो नर्सरी है ऐसे तरीके से बोई गई है या डाली गई है कि जिससे दाने हमारे ख़राब नहीं हुए हैं और जो हमारे धान के दाने हैं वो सभी निकल कर आए हैं। हाँ, ना कहिए का 2-4 ऐसे कुछ होंगे जैसे किसी दाने को चिड़िया ने खा लिया या पहले से ही वो दाने भरे नहीं थे, खाली थे, जो जिसे बदरा कहती हैं, वही दाने आपको दिखाई दे सकते हैं। बाकी ऐसे कोई दाने नहीं हैं कि जो खेत में पड़ा हो और निकला ना हो। सबसे पहले क्या होता है कि धान की नर्सरी जब आप डालते हैं तो सबसे पहले धान का जो अंकुरण है उस पे हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे हम मार्केट से कोई धान लाते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जैसे मार्केट से हमने धान लाया उसे पैकेट से खोलेंगे और खोलने के बाद क्या करेंगे कि उसे एक बकेट में पानी भर के 10 से 12 घंटा के लिए डाल देंगे, जिससे वो भीग जाए। और जब 10 से 12 घंटा हो जाए तो उसे क्या करते हैं कि पानी से निकालने के बाद उस धान को किसी जूट या गर्म कपड़े में ढक कर रख देते हैं कम से कम 24 से 30 घंटा के लिए, जिससे उसमें छोटे-छोटे अंकुरण आ जाते हैं। अंकुरण में क्या होता है कि जब हम नर्सरी में कोई धान जो हमारा दाना होता है धान का, वह अंकुरण उसमें पहले से ही रहता है, जिससे वह ख़राब नहीं होता है और जल्दी उसमें अंकुरण आ जाता है। अगर हल्का भी नमी है तो उसमें अंकुरण आ जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क भी नहीं है कि वो जमेगा नहीं या अंकुरण उसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहले से ही अंकुरण रहता है। इसीलिए आदमी जो प्रोसेस होती है उसकी प्रोसेस की जाती है कि पहले से ही धान का जो अंकुरण है जर्मिनेशन उसको तैयार कर लिया जाए। उसके बाद क्या करते हैं कि जो खेत होता है जहाँ पे हमको नर्सरी डालना होता है, देख लीजिए मैं देसी तरीके से ही मेरी नर्सरी पड़ी है। इसमें 4 वैरायटी हैं और मैंने बहुत छोटी-छोटी क्वारियाँ इसकी नहीं ली है, आप देख सकते हैं। और इसका कहा जाए तो मैं 20 बाई 25 की क्वारियाँ लिया हूँ, जिसमें एक क्वारी में मेरा लगभग जो रिसर्च धान है MDR 4001 तो 10 केजी पर्याप्त था। और आप देखिए इस जो क्वारियाँ दिख रही हैं इसमें पर केजी 10 केजी ही नर्सरी पड़ी हुई है। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें ये नर्सरी हो गई और एक ये नर्सरी हो गई। ये सामने जो दिख रही है ये MDR 4001 की है और ये एक सुपर पोहा नाम की एक धान आती है, ये है। और ये RI 64 है। किसान भाइयों, क्या होता है कि हम जब धान लगाते हैं तो एक ही वैरायटी ना लगाएं। क्या होता है कि मौसम की मार कभी-कभी ऐसे होती है कि एक वैरायटी अगर हम लगा लिए उसमें अगर कहीं कोई बीमारी पकड़ लिया या पानी की कमी हो गई, है ना, तो उसमें जो धान अगर एक वैरायटी लगा रहे हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है। और अलग वैरायटी लगाएंगे तो क्या होता है कि जो हर वैरायटी होती है धान की
उसकी अपनी एक अलग विशेषता होती है, कोई ज़्यादा पानी में, कोई कम पानी में या कोई किसी अन्य वातावरण में उगती है। तो इसलिए जब भी हम धान लगाएं, एक वैरायटी अपने खेत में पूरे में ना लगाएं। अगर कभी मौसम की ऐसा मार हुई या धान के लिए हमारा मौसम अनुकूल ना हुआ, तो अगर हम 3-4 वैरायटी लगाते हैं तो हमको कम से कम नुकसान होगा। क्या है कि एक वैरायटी नहीं तो दूसरी वैरायटी तो पक ही जाएगी, है ना। तो इसलिए एक वैरायटी मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आपका क्या मत है ना, कमेंट में आप बताइएगा, कमेंट करके कि आपके यहाँ या आप किस तरीके से एक वैरायटी, 2 वैरायटी, 3 वैरायटी, कितनी वैरायटी अपने खेत में डालते हैं, या पूरे अपने खेत में एक ही वैरायटी डलवा देती हैं। अगर 1 एकड़ 2 एकड़ है तो कोई बात नहीं। अगर जो किसान भाई 10 से 15 एकड़, 20 एकड़ या 50 एकड़ की खेती करते हैं धान की, उनको मुख्यतः विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर एक वैरायटी लेते हैं, अगर जैसे बीमारी ही लग गई तो एक वैरायटी में लगेगी तो पूरे में वही बीमारी होगी। अगर दूसरी वैरायटी है तो उसमें अगर एक में बीमारी लगी है तो हो सकता है उसमें कम लगे या लगे ही नहीं। तो सभी किसान भाइयों को ये विशेषता ध्यान रखना चाहिए। और हालांकि हर किसान भाई का खेती करने का जो तरीका है अलग अलग होता है, और हर जगह जो खेती करने का तरीका है, पद्धति है, वो भी बदल जाती है, बदली हुई होती है। जिस प्रकार से मैं खेती कर रहा हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। और लगभग कहा जाए तो मैं जो खेती करता हूँ 120 से 125 दिन वाली ही धान लगाता हूँ। इसमें क्या होता है कि लगभग कभी पानी कम बरसा तो उसमें हमारी धान लगभग कहा जाए तो पक के आ ही जाती है। और जैसे गेहूँ है, आपका रबी की फसल है, उसमें समय से खेत खाली हो जाता है, जिससे हम अगली फसल भी ले लेते हैं। देखिए हमने एक ये भी वैरायटी बोया हुआ है, इसको इसलिए पीछे बोया गया है कि अगर जैसे कम पड़ती है किसी कारणवश, जैसे मज़दूर आते हैं और सही ढंग से नर्सरी या धान के पौधे नहीं उखड़ पाते हैं, उसकी जड़ टूट गई तो धान कहीं कम ना पड़ जाए। अगर कम पड़ती है तो उसके लिए किसानों को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे उनका खेत अधूरा ना रह जाए। कम से कम अगर आप 15 से 20 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो कम से कम आपको 20-22 किलो धान एक्स्ट्रा बोआना चाहिए, जिससे अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है, जमता नहीं, चिड़िया खा जाती हैं, या लेबर या मज़दूर जब धान को उखाड़ते हैं नर्सरी से, उस समय यदि धान के पौधे टूट जाते हैं या किसी कारणवश जब मज़दूर खेतों में धान लगाते हैं तो वहाँ भी डिस्टर्ब होता है। क्या होता है, धान यहाँ वहाँ जब मज़दूर ध्यान नहीं देते हैं तो धान को नुकसान हो जाता है। वहीं धान जब कम पड़ती है तब दिक्कत होती है। किसानों को चाहिए कि वो एक्स्ट्रा के रूप में धान की नर्सरी उनको डालना ही डालना चाहिए। मैं तो अक्सर डालता हूँ और मेरी जो नर्सरी है कभी बचती नहीं है, लगभग कम ही जाएगी। ये भी है, क्या है कि मज़दूर जो होते हैं भाई अपने ढंग से उखाड़ते हैं, और उखाड़ने का रवैया ये रहता है कि कहीं नर्सरी जो जब हम बोते हैं मिट्टी के अनुसार कहीं धान उखड़ती है, कहीं नहीं उखड़ती है। जो नहीं उखड़ेगी उसकी जड़ें टूटेंगी, उसमें हमको नुकसान होगा। इसलिए किसान भाइयों को पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा नर्सरी धान के डलवा के रखना चाहिए, जिससे हमारे खेत खाली ना रह जाएं। अब मैं आपको दूसरी अन्य वैरायटी दिखाता हूँ। आइए, ये वैरायटी हो गई MDR RI 64 और सुपर पोहा की थी, और ये जोरदार 9311 जो आती है। ये सभी धान लगभग
1-2 दिन के अंतराल में बोई गई हैं, लेकिन जो जोरदार धान का नर्सरी है बहुत अच्छी तरीके से इसमें जमा है। और कहा जाए तो धान तो सभी जमी हैं, लेकिन इसका जो गैपिंग है एक भी नहीं है। इसमें बोने का तरीका ये था कि हमने ट्रैक्टर से पहले ही इसको जुतवा दिया था, जुताई करवा दिया था और इसमें पानी भरवा के पाटा चलवा दिए थे। इसमें हमने ट्रैक्टर से मचौवा नहीं करवाया, बल्कि हाथों से पाटा लगाने के बाद इसमें जब कंदहली, पानी कहा जाए तो मिट्टी मिट्टी हो जाता है, या कंदहली जब उड़ जाती है, इसमें जब कंदहली उड़ जाती है, कहा जाए तो देसी तरीके से या गांव की भाषा में हम लोग इसे कंदहली उचना ही बोलते हैं। या जब पानी मिट्टी के साथ पूरा मिट्टी मिट्टी वाला हो जाता है, उस समय थोड़ा रुक के 5 मिनट बाद हमको नर्सरी डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हमारी नर्सरी में जो पेड़ होते हैं धान के, जब उसे हम उखाड़ते हैं रुपाई के लिए, उसमें बड़ा सरलता से जड़ सहित निकल के आती है। और क्या होता है कि अगर धान ज़्यादा नीचे जाती है और इसमें एक लेयर जब भी जाती है, थोड़ी मिट्टी कठोर होती है और इसमें एक लेप जैसे लग जाता है, उस समय यदि आप उखाड़ेंगे, नीचे गहराई में यदि जाएगी, उखाड़ते समय जड़ टूटेंगी। ये ऐसा होता भी है, ये मेरा अपना अनुभव है। और मैं आपको एक पूसा बासमती भी दिखाता हूँ, उसका पेड़ अलग से ही दिख रहा है। ये है पूसा बासमती, ये है जोरदार 9311 रिसर्च, और ये है हाइब्रिड पूसा बासमती। आप पूसा बासमती के जो पौधे हैं और जो जोरदार के पौधे हैं अंतर कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अंतर है। इसके जो जोरदार 9311 है, इसके पौधे बहुत छोटे हैं, जबकि जो जोरदार 9311 धान की नर्सरी पड़ी है, एक दिन पहले पड़ी थी 27 जून 2026 को। और जो ये आप पूसा बासमती की नर्सरी देख रहे हैं, ये एक दिन बाद 28 जून 2026 को पड़ी थी। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि इसके जो पौधे की ग्रोथ है ज़्यादा है, मतलब जो पूसा बासमती का जो पौधा है, हाइट है उसकी ज़्यादा है जोरदार 9311 से। और इसमें जो 9311 जोरदार है, ये छोटी है, बौनी है, हम कह सकते हैं बौनी है, आप देख सकते हैं। अब नर्सरी प्रबंधन में हमको विशेषता ध्यान रखना होता है कि जैसे अब खरपतवार आ जाती हैं तो उसको समय समय से हाथ से निकालते रहना चाहिए। देखिए, मैं मज़दूर लगा के हाथों से खरपतवार निकलवा चुका हूँ, जो भी खरपतवार थे। क्या होता है कि जब खरपतवार हमारे नर्सरी में रहेंगे तो क्षेत्रफल जब घेरते हैं तो हमारे जो धान के पौधे होते हैं वह कहीं ना कहीं पतले होते हैं, या उस प्रकार के ग्रोथ या उनमें फुटाव भी नहीं हो पाता है। और जब हम नर्सरी से पौधे धान के निकालते हैं रुपाई के लिए, उस समय बहुत ज़्यादा पौधे हमारे टूटते हैं। और खरपतवार जो होता है, हमारे जो धान के पौधे हों या किसी भी अन्य फसल के पौधे हों, सभी को नुकसान करते हैं। इसलिए कोशिश होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई फसल अगर आप लगा रही हैं तो सबसे पहले खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, यदि खरपतवार कम रहेगा या नहीं रहेगा तो आपका उत्पादन अच्छा होगा, खेत देखने में अच्छा लगेगा, और जो आपकी पोषक तत्व जब आप देते हैं, खाद उर्वरक जो भी, वह पूरा
फसल के पौधे ही प्राप्त करते हैं। अगर उसमें नर्सरी में या किसी प्रकार के खरपतवार हैं तो जब आप पोषक तत्व डालते हैं तो पोषक तत्व सबसे पहले खरपतवार ले लेते हैं, जिससे जो हम पोषक तत्व डालते हैं वह हमारी फसल को बराबर मात्रा में नहीं मिल पाता और हमारी फसल वहीं पर कमज़ोर हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं जो वीडियो आपको दिखाया हूँ वह मेरे स्वयं के खेत का है और मेरा स्वयं का अनुभव है, और मैं लगभग ये पहली बार खेती नहीं कर रहा हूँ। लगभग मेरे को खेती करते हुए 10 से 12 साल हो गए हैं, और मैंने यह पाया है कि अगर सही तरीके से और सही समय में यदि खेती की जाए और उसकी नर्सरी डाली जाए बीज उपचार करके, तो हम अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 50 एकड़ में खेती करिए। अगर आप 2 एकड़ में भी खेती कर रहे हैं और सही ढंग से कर रही हैं तो आपको एवरेज अच्छा मिलेगा। और खेती का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें कम लागत में अच्छा उत्पादन मिलना चाहिए। खेती वही है। अगर आपने 50 एकड़ की खेती कर रहे हैं और बराबर उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो आपका 50 एकड़ में खेती करने का कोई मतलब नहीं है। आप उतना अच्छा मुनाफा नहीं ले सकते हैं जितना 2 एकड़ वाला आपसे लेके आगे निकल जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने खेतों में खरपतवार का विशेष ध्यान रखें, और जब भी नर्सरी डालें बीज उपचार करके ही डालें। और इसमें पानी एक जल प्रबंधन भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जल का भी विशेष ध्यान रखें। अगर हल्का जल भरा रहेगा, जैसे मेरे खेतों में भरा है, आप देख सकते हैं, तो ये तो खरपतवार कम उगेंगे। आज के वीडियो में आज इतना ही। किसान मित्रों, नमस्कार। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी लेके फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।